हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज है जो नेट पेपर वन के बारे में। ठीक है, और आप आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, और मैं फिर बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल कंसेप्ट की तरफ समझने की कोशिश करें और ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़्यादा कोशिश ना करें तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलो समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात सुन लो। ये कह रहा है कि एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरोधकता जो तंत्र है उसको कमजोर हो जाता है। एक्चुअली में जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि किसी से लड़ने की, लड़ाई वगैरह से, जैसे हमारे शरीर पे भी तो अटैक करते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। उससे लड़ने की क्षमता का डायरेक्ट नॉइज पोल्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो आप खाने पीने से बड़ा सही रहता है, इम्यून सिस्टम का भी अच्छा रहता है आपका, और एक्सरसाइज वगैरह से ये ज़्यादा बेहतर होती है। तो इम्यून सिस्टम आपका नॉइज पोल्यूशन से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं कह सकते। स्लीपलेसनेस, हाँ, अनिद्रा आपको हो सकती है। शोर में तो आपको ही पता है अनिद्रा ध्वनि प्रदूषण से होगी। और इसको एक शब्द और है इनसोम्निया, अगर ये भी आ जाए ना, इसका भी मतलब इनसोम्निया, इसका मतलब भी स्लीपलेसनेस होता है। इनसोम्निया याद रखना, ये भी शब्द आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनसोम्निया भी स्लीपलेसनेस ही है, ठीक है ना, यानी कि अनिद्रा है। स्पीच इंटरफेरेंस भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाक रुद्धता आ सकती है क्योंकि नॉइज और स्पीच ये सब बोलने में ही है, ठीक है ना। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, आपने पता है ये ब्लड प्रेशर में तो कर सकता है। आपने देखा है ज़्यादा शोर वगैरह में बीपी हाई हो जाता है बहुत से लोगों का, तो ये भी है, ठीक है। शिफ्ट इन थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, श्रवण सीमा में बदलाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बहुत तेज म्यूजिक वगैरह या बहुत तेज सुनते हो तो कई बार धीरे चीजें वो सुननी आपको कम हो जाती है, आपको फिर नॉइज ज्यादा ही चाहिए, मतलब आपको ये लगे कि और उसका साउंड कर दो, तो ये शिफ्ट कर देता है थ्रेशोल्ड हियरिंग। तो ये बात भी ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सामान्यतः यहाँ से नहीं कह सकते हम डायरेक्टली। रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे पार्टिकुलेट मैटर है, कणीय पदार्थ है, या और अलग चीजें होती हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा बी, सी और डी और ई। ये आ गया, बी आ गया, सी आ गया, बिल्कुल डी आ गया, 3 और ई आ गया। बी सी डी ई, बी सी डी ई इज द राइट आंसर। तो सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चंस को, थोड़ा सा सोच समझ के आराम से करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट कंप्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। शोध में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श को एक समान और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, ये पूछा गया है। देखो, इसका मतलब हर एक सैंपल को इक्वल चांस देना है, और हर एक सैंपल को इक्वल चांस किस में दिया जाता है, प्रोबेबल तरह की जो सैंपलिंग होती है उसमें दिया जाता है। प्रोबेबल जो प्रायिकता की जो सैंपलिंग होती है उसमें, जैसे सिक्का उछाला, हेड एंड टेल आने की जो प्रायिकता है, उसी तरह इक्वल जो किस में आएगा, प्रोबेबल में आएगा। क्योंकि सैंपलिंग के हम दो भाग करते हैं, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। जो प्रोबेबल के उदाहरण है उसमें हम बात करते हैं, एक और आता है हमारे प्रोबेबल में क्लस्टर सैंपलिंग, उसी का है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग भी उसी का ही भाग है, यानी कि उसी प्रोबेबल में रैंडम हो गया, ठीक है। तो ये सारा आता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आ गया, तो ये सीधा का सीधा किसका मतलब है, क्लस्टर सैंपलिंग। और ये क्लस्टर सैंपलिंग के बारे में दो बातें आप ध्यान रखना। एक तो ये होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए, यानी कि समांगी जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए होता है, और लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है। ये जो तीनों बच गए, कोटा, डायमेंशनल और स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसको नेटवर्किंग भी बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग को, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था। ये नॉन प्रोबेबल के एग्जाम्पल है, कोटा सैंपलिंग, और कोटा का ही एक्सटेंडेड रूप है डायमेंशनल सैंपलिंग। तो ये नॉन प्रोबेबल के हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको प्रोबेबल का पता होना चाहिए, और इधर एक लिख लो नॉन प्रोबेबल में, ये हो गया, बात खत्म, दोनों चीजें तैयार होगी। सर हमने पहले से ही बहुत पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोल्यूटेड रिवर विद वेरी हाई वैल्यू ऑफ BOD में प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल। जैविक ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बहुत उच्च मूल्यों वाली प्रदूषित नदियां एक दुर्गंध पैदा कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती है। ज्यादा BOD यानी कि बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का होना, वहां पे ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है,
उस रिवर में और उसकी वजह से स्मेल आना स्वाभाविक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जितनी बीओडी ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ पे कार्बनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा है। रीजन क्या है? अनएरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अनएरोबिक बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, कभी भी नहीं। एनएरोबिक और एरोबिक दो होता है। एरोबिक जहां ऑक्सीजन लेता है उसको एनएरोबिक एरोबिक बोलते हैं। एनएरोबिक जो अवायवीय होता है वो तो ऑक्सीजन वहां तो होती ही नहीं है, तो ये डाइऑक्साइड कैसे बन जाएगा जब ऑक्साइड्स कैसे बन जाएगा जब ऑक्सीजन है ही नहीं? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ए करेक्ट है और आर है वो नॉट करेक्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा होगा और कई बार इस क्वेश्चन को किया भी होगा, और मैं फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ये पूछा है कौन डिजीज है जो पोल्यूटेड वाटर से होती है, यानी कि जो पानी है वो पोल्यूटेड पानी है, यानी कि प्रदूषित जल है, उससे होने वाली चीजें पूछी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आपको याद रखना है, टीबी नहीं होती है, टीबी है वो नहीं होती है, न्यूमोनिया नहीं होती है, ठीक है, और डेंगू भी नहीं है, ये कई बार लगता है, ठीक है। ये चीजें नहीं है जो पोल्यूटेड वाटर से होती है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं होती। तो देखो टीबी इसमें है तो ये नहीं होती, टीबी इसमें है ये भी नहीं होती, और टीबी इसमें भी है नहीं होती। क्या होगा? कोलेरा, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड और पोलियो। पोलियो को ध्यान रखना हो सकती है, यानी कि हैजा, अतिसार, अंतर्ज्वर और पोलियो, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वैल्यू एजुकेशन की भी बात होती है ना, तो उसी का क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज विल बी कंसिडर्ड रिलेटिवली एडवांस स्टेज। मूल्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न चरणों में से कौन सा एक अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाएगा? सारे चरण उन्नत है, लेकिन ये शब्द लिखा हुआ है ना अपेक्षाकृत उन्नत, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा रिलेटिवली एडवांस कौन सा है? तो याद रखना, जहां पे इंटीग्रेशन शब्द होता है वो बड़ा एडवांस होता है, एकीकरण होके। तो इसमें देख लेना, वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू इंटीग्रेशन बेस्ट ऑप्शन है। इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है एकीकरण के माध्यम से मूल्य का समेकन। एकीकरण की बात ही अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, और इन सारी बातों के साथ साथ इस मुख्य बात को, जो मेन अपनी बात है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये वाली, ठीक है ना। हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें, ज़्यादा टेंशन लेना, जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करने की कोशिश करें। टेंशन लेने से क्या फायदा होगा, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब तक मन शांत नहीं है, चित्त रिलैक्स नहीं है, तो कुछ सफलता मिल भी जाएगी तो उसका हम क्या करेंगे? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और ऐसे तो है नहीं कि, मेरी बात समझ रहे हो ना, अगर मन रिलैक्स है ना तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, मुझे ये लगता है, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहिए, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, सोचने से ज़्यादा है काम करने पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सोच के काम करें। और कुछ लोग क्या होता है, सोचते रहते हैं, ये कर लूँ मैं, ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ, उससे क्या होगा? टेंशन आएगी, इच्छाएं बढ़ेगी, काम हो नहीं रहा तो टेंशन होगी। तो रिलैक्स रहिए, शांति से काम करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।